Good morning, students. Welcome to MKPS online classes. In previous video, we have studied about root cause of motion and Aristotle's fallacy. Okay. Today we will study how Galileo corrected Aristotle's fallacy. Okay. So let's start. बेटा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था मोशन का वो गलत साबित हुआ। और किसने गलत साबित किया है? गैलीलियो ने किया। हमने ये भी पढ़ा कि गैलीलियो ने कुछ इस तरीके के शेप को, इस तरीके का एक फ्रिक्शनलेस स्मूथ स्ट्रक्चर लिया था और उन्होंने यहाँ से एक बॉल को रोल डाउन किया और जो इतनी ही हाइट पे गई थी। बाद में आप सेकंड इंक्लाइन प्लेन के इंक्लाइनेशन को कम करते जाते हो, इसको आप कम करते जाते हो तो आप पाते हो जो बॉल है वो उतनी ही हाइट पे पहुंचती है। और अगर इसको आप लास्ट में इंक्लाइनेशन ना दो, यानी कि इसको आप स्मूथ फ्लैट रखो, तो बॉल जाती चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं। इससे पता पड़ता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये जरूरी नहीं कि कंटिन्यूअस पीछे से फोर्स लगा ही रहे। जबकि अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई फोर्स लगे रहना चाहिए, जब ही वो आगे बढ़ सकता है। तो अरिस्टोटल गलत कहाँ हुए? ये बात भी सही है, ये हमें समझ में आता है कि ऐसा सच बात है। गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पता पड़ता है कि फोर्स की ज़रूरत नहीं होती अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है, उसमें फ्रिक्शन है, ऐसे केस में आप देखोगे कि आपने जो एनर्जी दे दी, जो वेलोसिटी दे दी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और उसके पीछे रीजन है कि उसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है और धीरे धीरे वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको स्लो डाउन करता है। तो अरिस्टोटल के माइंड में ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था और उनके ऑब्जर्वेशन टोटल अर्थ पर बेस्ड थे, यानी वो फिनोमेना जो अर्थ से रिलेटेड हैं। और अर्थ में कोई भी सरफेस आपको 100% स्मूथ नहीं मिलेगी। चाहे आप धनुष से तीर ही क्यों ना छोड़ो, हवा में अगर वो जा रहा है तो एयर का फ्रिक्शन उसमें लगता है। आप स्टोन को अगर आप फेंको, एयर में थ्रो करो, तो ऐसे केस में भी एयर फ्रिक्शन लगेगा और वो स्लो डाउन होगा। तो अरिस्टोटल से बस यही मिस्टेक हुई कि वो अर्थ की सरफेस में या एयर में जो फ्रिक्शन एक्टिवेट था अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कंट्रोल नहीं किया। और गैलीलियो ने फ्रिक्शनलेस सरफेस यानी कंप्लीट स्मूथ सरफेस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो कहीं ना कहीं जब आप पूरा यूनिवर्सल लॉ की ओर जाओगे, ठीक है, तो उस केस में आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही बिहाइंड फोर्स चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के, तभी वो मोशन में रह सकता है। ठीक है, अगर आप फ्री स्पेस में जाते हैं, फ्री स्पेस में आप जाओगे और किसी चीज़ को मान लो आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे देते हो 100 मीटर पर सेकेंड, आपको किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाता चला जाएगा। लेकिन वही चीज़ वही 100 मीटर पर सेकेंड अगर आप अर्थ में देते हो तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन वो स्लो डाउन होगा और धीरे धीरे करके एक टाइम पे रुक जाएगा। आपको अगर 100 मीटर पर सेकेंड बनाए रखना है तो आपको उसके बिहाइंड कांस्टेंट फोर्स लगाए रखना होगा। बस यही गड़बड़ थी अरिस्टोटल की और जिसको ठीक किया गैलीलियो ने। इसके बाद गैलीलियो ने अपना एक लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ने इसके पहले इनर्शिया जान लेते हैं। इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में जिसका अपना मास है, उस पर इनर्शिया होगा। ठीक है, इनर्शिया को ध्यान रखना है। इनर्शिया की मेजरमेंट मास से होती है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है कंपटीशन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया क्या है? सिंपल वर्ड में कहें कि inertia is the property of matter. Okay, inertia is the property of matter due to which it opposes to change its state.
स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहता है, वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहता, इनर्शिया के कारण नहीं चेंज कर रहा। तो इसे आप कहोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही बना रहेगा, रेजिस्ट करेगा वो अपनी इस स्टेट को चेंज कर तब तक जब तक कि आप फोर्स ना लगा दो। और अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसी स्टेट को बनाए रखता है, यानी वो चलता ही चला जाता है, वो रुकना नहीं चाहता। रुकेगा कब? जब आप उस पर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, जब वो रुकेगा। तो इनर्शिया जो है एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की इस यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, कि जिसके कारण ही मैटर यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का विरोध करता है। वो चेंज करना ही नहीं चाहता अपनी स्टेट को, चल रहा है तो चलता ही चला जाएगा, आप अगर उसमें फोर्स लगाओ तो जाता ही चला जाएगा, ठीक है। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, तो एयर फ्रिक्शन है, ग्राउंड फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है तो रोक देगा। लेकिन अगर ये ना होते तो कोई चीज़ है अगर वो एक बार चल रही उसी दिशा में चलती ही चली जाएगी, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है। और कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया बस इतना ही है, ठीक। अब इसके बाद फिर आते हैं न्यूटन। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं, लेकिन उनका पहला लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को ही लेके है। यानी गैलीलियो के फर्स्ट लॉ को उन्होंने फाउंडेशन बनाया न्यूटन ने, और इसी लॉ के को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2 लॉज और दिए हैं, जिनको हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और बिल्कुल सेम है, बस उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ठीक है। और उस मैथमेटिक्स के थ्रू फोर्स डिफाइन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मोशन इट कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless unbalanced external force is applied। या आप ऐसा कह सकते हो कि until and unless net external force is applied। जब तक आप उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, रेस्ट की चीज़ मोशन में आ जाएगी, या मोशन की चीज़ है, यूनिफॉर्म मोशन की चीज़ है, तो या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या घट के रुक जाएगा। तो इन शॉर्ट गैलीलियो का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वही गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना, ठीक। ये हम आपको इस चीज़ का डिफिनीशन जो है वो बुक्स में भी मिल जाएगी और मैं भी आपको मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव किया है, यानी कि गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा उसने मैथमेटिक्स अप्लाई करके और फोर्स को डिफाइन किया है। तो यहाँ जब आप कहते हो कि नेट फोर्स 0 होगा तो ही वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को रिटेन कर सकेगा। यानी रेस्ट की स्टेट रिटेन करना हो या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट रिटेन करना हो तो कंडीशन क्या है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं नेट फोर्स इज 0। अब आगे आप फोर्स क्या लिखते हो, ma इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन हमको क्या मिला, 0 मिला, यानी 0 एक्सेलरेशन होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो,
dv by dt, here dv by dt is equal to 0 और dv इक्वल टू 0। dv क्या है? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv यानी स्मॉल चेंज 0 है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा v इक्वल टू 0 और डेल्टा v यानी चेंज इन v2 माइनस v1 इक्वल टू 0 और v2 इक्वल टू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली प्रूव हो गया। इसकी कंडीशन है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। हमने नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लिया और हमने सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई किया, एक्सेलरेशन 0 मिला हमको। एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इक्वल टू 0। फाइनली dv इक्वल टू 0, dv यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। आप डेल्टा v इक्वल टू 0 लिख सकते हो, जो कि v2 माइनस v1 यानी कि बाद की वेलोसिटी, कुछ टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो और कुछ समय पहले की जो वेलोसिटी वो, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो 0 मिलता है। मतलब दोनों वेलोसिटी इक्वल हैं, बाद में भी वही वेलोसिटी है जो पहले है, यानी समय बीत गया फिर भी वही वेलोसिटी है जो पहले थी। इसका मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन है। और बस यही कंडीशन है अपनी, वो यूनिफॉर्म मोशन हो या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, रेस्ट पे है तो भी बाद में वही वेलोसिटी होगी जो पहले भी 0 थी, बाद में भी 0। यहाँ भी दोनों वेलोसिटी सेम है, 0 एंड 0। और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है और आपने फोर्स नहीं लगाया है, जब आपने फोर्स नहीं लगाया तो मैथमेटिक्स से प्रूव हो रहा है कि बाद में वही वेलोसिटी रहती है जो पहले थी, यानी कि v1 इक्वल टू v2 भले कितना ही टाइम क्यों ना बीत जाए। और ये कब आ रहा है? ये तब आ रहा है जबकि F नेट इक्वल टू 0 है, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। थैंक यू वेरी मच। अब हम इसके आगे इसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तब तक आप बने रहिए। थैंक यू।